तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम आर्टिकल लेने वाले हैं। द हिंदू का आर्टिकल है, ये है द अपेक्स कोर्ट रिंग्स इट्स ओन चेन। अब यहाँ इसका क्या मतलब है कि ये बात है 1605 की। 1605 के अंदर बादशाह हुए हैं, वो हुए हैं जहांगीर। ये जहांगीर ने क्या किया था, इन्होंने देखा कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है, वो ब्यूरोक्रेसी मतलब उनके जो सूबेदार थे, जो वहाँ लगान वसूल करते थे, जो अन्य अन्य अधिकारी थे, तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या काम किया कि एक घंटा लगा दिया बहुत बड़ा और उस पर चेन बांध दी कि कोई भी फरियादी उनसे दुखी है या कोई और फरियाद करना चाहता है तो किसी भी समय आके इस घंटे को बजा दे और राजा फिर उसकी बात सुन लेंगे। तो ये कहते हैं 1605 में जो व्यवस्था थी वहां आम लोगों के लिए थी, वो भूमिका आज कोर्ट निभा रहा है। कोर्ट क्यों निभा रहा है, किसके तहत निभा रहा है, ये देखने वाली बात है। जैसे कुछ मुद्दे, आपको फेमस मुद्दे बताता हूँ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का था बंगाल का, उसके अंदर लिया। तुइशा केस, ये आपने सुना होगा, तो उसमें इन्होंने लिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर उन्होंने स्वयं संज्ञान ले लिया और फिर उसके ऊपर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। क्वेश्चन यहाँ उठ गया, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का देख लेते हैं। तो यदि हम इसको देखते हैं तो 142 आर्टिकल 142 के अंदर 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है। तो कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये है कि किसी भी चीज पर जहां कोई लॉ नहीं है वहां भी ये फैसला दे सकते हैं अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर कर। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात ये है, ये कोई भी गाइडलाइन फ्रेम कर सकते हैं। कुछ भी आदेश पारित जो करेंगे वो सभी न्यायालयों में नीचे तक वो एक आदेश की तरह लागू होगा। तीसरा ये है कि मान लो कोई भी आदेश पारित कर देते हैं तो उसकी अहमियत कितनी होगी, उसकी अहमियत होगी संसद में पास लॉ जैसी, कानून जैसी, एक्ट जैसी, वो उसी तरह से एप्लीकेबल होगा। और यदि कोई नहीं करेगा, उसको लागू नहीं करेगा या उस पर कोई गतिरोध करता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगी। तो ये सारी बात आज हम इसमें करने वाले हैं। अब जब ये बातें आ रही थी तो उसके अंदर बहुत सारे काम अच्छे भी हुए हैं। अच्छे हुए इन द सेंस कि विशाखा जजमेंट, आपको ध्यान होगा कि हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसको लेते हुए कि कानून जब पास होगा हो जाएगा, और हमने अभी से क्या कर दिया, दिशा निर्देश जारी कर दिए, उसको सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट कमिटीज बने, ये सारी चीज जो उसमें दे रखी थी वो अच्छी बात है। इसके अलावा 3 तलाक आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उसने की है। और इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए इन्होंने क्या काम किया कि सभी हाई कोर्ट को निर्देश दे दी कि कोई भी फैसला 3 महीने के अंदर अंदर आपको करना होगा, हाई कोर्ट में जो पेंडेंसी उसको खत्म करने के लिए। और दूसरा ये कह दिया, यदि कोई फैसला हो गया और या फैसला नहीं हुआ, जैसे कोई बहस हो गई, फाइनल बहस हो गई और 4 महीने तक उसका जजमेंट नहीं आया, तो जो भी फरियादी है वो सीधा किसके पास चला जाएगा, उस स्टेट की सीट पास चला जाएगा और वो उसको दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर देंगे। वो दूसरा ये कह दिया था इसके अंदर कि 15 दिन के अंदर यदि आपने कोई भी जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, ऑपरेटिव पार्ट यदि आपने वहां बता दिया है, तो 15 दिन के अंदर अंदर ये अपलोड करना पड़ेगा। यदि अपलोड नहीं किया तो भी। तो इस तरह से करके इन्होंने सभी हाई कोर्ट्स को कहा है कि थोड़े एक्टिवली आप काम करो ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। अदरवाइज तो लंबी लंबी जो पेंडेंसीज होती है वो लोगों के भरोसे को कहीं ना कहीं खराब करती है। कहीं को लगता है कि इतने लंबे केसेस, क्या फायदा केस करने का। तो लोग बाग उसमें दो बातें आती हैं। जो ताकतवर होते हैं वो तो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप निपट लेंगे, कौन कोर्ट कचहरी करेगा। और जो कमजोर होते हैं वो उसको अपना भाग्य मानकर बैठ जाते हैं कि ठीक है, हमारे भाग्य में ऐसा था, इतना पैसा इतना लंबा हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं, एक रिसर्च पेपर के आधार पर कह रहे हैं, ये बोले कानून के पास इतनी शक्ति तो है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अटेंशन सीकर है। एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट की भी अटेंशन की जरूरत है। ये क्यों कहा इन्होंने कहा कि उन मुद्दों के ऊपर, जिन मुद्दों के ऊपर सुओ मोटो कोर्ट अपने आप संज्ञान ले रहा है, उनके अंदर तो कार्रवाई पहले ही हो रही है। सवाल यहां उठ गया कि जिन चीजों की मीडिया ट्रायल बहुत ज्यादा हो रही है, मीडिया हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें जनता को विश्वास दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है। जैसे बंगाल का मामला हुआ था,
मेडिकल कॉलेज था, उसके अंदर एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसके अंदर सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस ले लिया। इसके बाद एक केस और आप सुन रहे होंगे, त्विषा नाम की ये जो लड़की है, इसका जो केस है, इसके अंदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, क्योंकि ये हाईलाइटेड केस हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मीडिया के अंदर देख के तो उस केस को संज्ञान लिया और फिर मीडिया पे ही बैन लगा दिया। तो यूं करके ना कुछ सवाल खड़े हो गए इसके ऊपर। तो वहां पर जो सवाल है उनको एड्रेस कैसे किया है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, जब 142 के अंदर असीमित शक्तियां हैं उनके पास, आर्टिकल 142 के तहत, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? जब वो इतना कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं, एक मामले को चुना, उसके ऊपर अपना फैसला दे दिया, और उस फैसले के ऊपर लगता है कि भी हम एक्टिव हैं, हम सजग हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके पास एक दूसरा लंबा रास्ता भी है। लेकिन वो रास्ता लंबा है। वो रास्ता क्या है कि इस पूरे मैकेनिज्म को ही सही करना। जैसे अब हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं, ऐसे लोअर कोर्ट तक आप निर्देश क्यों नहीं देते? इसी तरह से एग्जीक्यूटिव को, इनके लिए सारी चीजें फ्रेम क्यों नहीं करते, एक टाइम फ्रेम क्यों नहीं करते कि भाई इतने समय के अंदर ये सारी चीज हो जानी चाहिए, वो सारी चीजें लेके आना। तो वो क्योंकि मेथड बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर मेहनत लगती है, तो उसकी बजाय ये आसान है। तो यहां पर इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने दो बातें कर दी है। इन्होंने पहले तो हम इसका बात कर लेते हैं कि सुओ मोटो, 2 पैराग्राफ में पढ़ूंगा, इसके सिर्फ उन्हीं से हम सारा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं इजियर पाथ। इजियर पाथ कौन सा है? एक तो मैंने बता दिया आपको कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लो। सुओ मोटो मीन्स अपने आप, कि आपके नॉलेज के अंदर कोई बात आई, आप तक कोई बात पहुंची, तो आपने उस बात का क्या किया, आपने उस बात को लेते हुए और स्वयं संज्ञान ले लिया, उस केस को वहीं चला दिया, नोटिस इशू किए, अब आपके पास केस चल गया। इसके अंदर फरियादी आपके पास कोई नहीं आया है, लेकिन आपने स्वयं संज्ञान ले लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस इन द मैटर ऑफ दिस काइंड जो मैंने उदाहरण दिए 2 4 5, इसके अंदर इज ए इजियर ऑफ 2 पाथ ओपन टू द अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट के पास जो 2 रास्ते हैं, उनके अंदर से ये एक आसान रास्ता है। आसान रास्ता क्या है कि एक आपने चुन लिया जिसमें मीडिया ट्रायल चल रही थी। आजकल क्या होता है, सारी प्रोसीडिंग्स भी डिजिटल है, सारी प्रोसीडिंग्स भी आप देख लेते हैं, तो आप जनता के अंदर ये भरोसा जताते हैं कि वी आर कंसर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड वी टेक कॉग्निजेंस फॉर दैट। और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसका उदाहरण बन जाता है। तो एक तो इन्होंने ये बता दिया कि ये आसान पाथ है। दूसरा ये कह रहे हैं, ये जो राइटर कह रहे हैं, द हार्डर पाथ इज द स्लो अनस्पेक्टिकुलर वर्क ऑफ रिफॉर्मिंग द जुडिशरी इट्स हेड्स। तो ये कह रहे हैं जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म लेके आना वो हार्डर पार्ट है। हार्डर पार्ट क्यों है? मैं जो काम कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने दिन के लिए हूं? 14 महीने के लिए, 15 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो बनता है। तो मैं अपने काल के अंदर कुछ करूंगा तो उसके प्रभाव तो आते आते टाइम लगेंगे, तो मुझे जो आसान रास्ता है वो चुनना है। तो इनका कहने का मतलब है ये चुन लिया। द फर्स्ट रिक्वायर ओनली द बेंच डिसीजन टू लिस्ट द मैटर। बस बेंच ने डिसाइड कर दिया और लिस्ट कर दिया मैटर। एंड द सेकेंड रिक्वायर्ड sustained cooperation with the high courts on cases management and supervision under article 235। तो आर्टिकल 235 क्या है? दो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सारे इसके नीचे आते हैं और जो ये कहेगा वो मान्य होगा, उनको मानना होगा। ये कंट्रोल की बात कर रहा है। विद स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन फंडिंग ट्रायल कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रायल कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करे। with executive on judicial appointments and with the National Judicial Academy on training। इस तरह के प्रबंध होने चाहिए। नेशनल जुडिशियल एकेडमी अब तो क्या है, स्टेट्स की अपनी है, उसमें सारी चीज। तो ये जो कह रहे हैं कि द इजियर पाथ हर कोई ले लेता है, और मीडिया ट्रायल जिस चीज की हो जाती है उस चीज को सुप्रीम कोर्ट जल्दी उठा लेता है। वो कहते हैं मीडिया से हमें संज्ञान में आया, फिर मीडिया को इस पर बैन करते हैं। तो खैर अब एक एक करके देखते हैं और इस केस के अंदर क्या हुआ था। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा शक जाहिर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ हीरो बनने की कोशिश कर रहा हो, कि एक केस इन्होंने ले लिया, उस केस पे दिशा निर्देश दे दिए, वाई लूट ली, क्योंकि उसकी सारी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो किया, हो गया।
लॉन्ग टर्म जो सुधार है उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, ये इस चीज को कहना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर एक केस को हम एनालाइज करते हैं। तो ये केस क्या हुआ, तुषा शर्मा डेथ का जो केस था, एक लड़की की अननेचुरल डेथ हो जाती है, शी वॉज अ मॉडल, मैट्रिमोनियल होम में उसके ससुराल में हो जाती है। ये कह दिया कि इंस्टीट्यूशन जुडिशरी जो है वो बायस्ड है। इसके अंदर ये कहा इंस्टीट्यूशनल बायस हैज नॉट बीन जुडिशियली एस्टेब्लिश्ड एट एनी लेवल। इनका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये हमने संज्ञान इसलिए लिया है कि हमें दिख रहा है कि जो जुडिशरी है वो बायस्ड है। इसका एनालिसिस इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा मई 23 को इन्होंने ये समझो संज्ञान लिया। उससे पहले पहले क्या हुआ, ये जो केस रजिस्टर हुआ यहां इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो किस पे किया, मीडिया रिपोर्ट्स पे। इसका यदि एनालाइज कर दें तो 2 दिन बाद इसी बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर तो केस का संज्ञान लिया था, कॉग्निजेंस लिया था। फिर क्या है, मीडिया को इन्होंने 2 दिन बाद बैन कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, कोई विटनेस को आप एग्जामिन नहीं करोगे, किसी को नहीं बुलाओगे, यहां कुछ नहीं करोगे। और कोर्ट ने उनको, जर्नलिस्ट को भी एडमोनिश किया, डांट वांट लगाई यहां पर। ठीक है, द मजिस्ट्रेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 7 डेज टू पुलिस कस्टडी, उससे पहले हो चुकी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या है, सेकेंड ऑटोप्सी के लिए ऑर्डर कर दिया कि जो पोस्टमार्टम हुआ है ये एम्स में दोबारा होगा, तो उसके लिए इन्होंने ऑर्डर कर दिए। ये भी उससे पहले कर दिए, 23 तारीख से पहले। बार काउंसिल ने इनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने इस केस को उससे पहले सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। ये कह रहे हैं कि उससे पहले 15 दिन पहले ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं, अब वो लेकर क्या कर रहे हैं इसको। 23 तारीख को जब उनके पास आया है तो इसमें बाइसनेस कहां दिखाई दे रही है। तो ये जो कह रहे हैं ये तो जस्ट एक हीरोइज्म हो गया कि आप उन सारी चीजों को लेते हुए अपने आप को ये जताने कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। इससे पहले हो रखा है एक केस और, यदि आपको ध्यान हो, अमन शर्मा, दिल्ली का ये ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड किया। उसने खुद लिखा है कि उसकी पत्नी, शी इज ऑल्सो इन जुडिशरी, उसकी वजह से किया है, उसकी बड़ी बहन की वजह से किया है। शी इज आई थिंक IPS, उनने मिलके सारा किया है। उसके फादर एलिगेशन लगा रखे, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, सीधे सीधे एलिगेशन कहाँ आ रहे हैं, जुडिशरी के ऊपर आ रहे हैं यदि ये करते हैं तो, क्योंकि दोनों ही जुडिशरी के अंदर है। खैर इस चीज को हम छोड़ते हैं। तो यहां पर जो ये कहना चाह रहे हैं, इसके अलावा एक 2 बंदे हैं, एक ये मार्क और विशुजीत, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2019 के अंदर एक स्टडी डाली थी, उसके अंदर यही कहा था। तो इन्होंने जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूं। तो ये कह रहे हैं, वाई डज द रिस्पॉन्स ऑफ हायर जुडिशरी टू एग्जीक्यूट और पुलिस फेलियर टेक द फॉर्म ऑफ सिंगुलर हीरोइक इंटरवेंशन रादर देन प्रमोटिंग सम इंस्टीट्यूशनल शेकअप्स। ये कह रहे हैं कि एक कोई भी मुद्दा ले लिया, उस मुद्दे को लेकर आपने फटकार लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने आप को आपने कर दिया। लेकिन ये कहते हैं इस चीज को लेते हुए नीचे तक आपने सिस्टम को क्यों नहीं हिलाया, उस सिस्टम को एक्टिवेट क्यों नहीं किया। ये कह रहे सम इनिशिएटिव टू एम्पावर एंड इक्विप कोर्ट लोअर इन द जुडिशियल हायरार्की। लोअर जुडिशरी को आप एक्टिवेट करते, उनको कहते कुछ चीजों में बात करने के लिए। देयर डायग्नोसिस वाज अनस्प्रिंगिंग द रिफ्लेक्स कैरीज दे रोट एन इको ऑफ द डिसडेन होता है यहां तिरस्कार, विद द हायर कोर्ट्स इन इंडिया फ्रीक्वेंटली ट्रीट द एफर्ट ऑफ लोअर जुडिशरी। अब ये कह रहे हैं कि लोअर जुडिशरी सारा कर रही है। रिमांड किसने दी है, मजिस्ट्रेट ने दी है। सीबीआई को किसने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। सस्पेंड किसने किया है, लोकल लेवल पर बार काउंसिल ने किया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो ये मतलब इन सबको तो इग्नोर कर दिया उन्होंने और सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। तो लोअर जुडिशरी तो अपना काम कर ही रही थी। नेशनल क्राइम ब्यूरो का एक रिकॉर्ड इन्होंने दिया है, क्योंकि डॉवरी डेथ की बात कर रहे हैं ना, तुषा शर्मा केस के अंदर भी। तो ये कह रहे हैं कितना, 6450 ये रिपोर्टेड डॉवरी डेथ है जिनके केस डले इन 2022। ये 2022 की बात कर रहे हैं हम केवल उसके अंदर। और क्या कह रहे हैं, कन्विक्शन कितना हुआ है, 11 से 17% ओनली। द कोर्ट हैज द कैपेसिटी टू लिस्ट वन। और कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट इनमें से, इतनों में से एक को लिस्ट कर रही है। तो क्या करना चाहिए, इनका कहने का मतलब यह है कि 6465 मामले में से एक पे आपने जजमेंट दे दिया, एक पे आपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, तो इज दैट इनफ, क्या ये पूरा है। आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जिससे 6400-6500 एड्रेस होते, ये संख्या बढ़ रही है।
तो ये दिस इज द क्वेश्चन, वो ये कह रहे हैं इसमें। दे आस्क वेदर सुओ मोटो वॉज एट इंस्टेंस ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ स्केयर रिसोर्स ऑफ जुडिशियल अटेंशन। बस क्या इसके लिए है? द 7 years सिंस दे रोट हैव नॉट प्रोड्यूस द इजियर आंसर। इन्होंने जो ये दिया था, ये 19 में दिया था, ये रिपोर्ट 2019 के अंदर, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें इन्होंने कहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की बजाय ये सुओ मोटो 142 के अंदर ये कॉग्निजेंस लेने की बजाय जब आपके पास शक्ति है तो शक्ति का उपयोग करते हुए एक सिस्टम को मजबूत करने का काम क्यों नहीं किया? दिस इज द मैटर। अब ये कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि तुषार शर्मा का जो मैटर है गंभीर है, गलत है, सारी चीज है, वो सब है, लेकिन ये बोले कि आप संख्या तो देखो, जहां 6400-6500 संख्या है वहां एक जजमेंट लेने से क्या होगा? सिर्फ ये हो गया कि आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप अटेंशन सीख कर रहे हो कि वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड वी आर टेकिंग एडिक्वेट रेमेडी, उसके लिए कर रहे हैं। बट अनटिल एंड अनलेस जब तक आप कोई सिस्टम डेवलप नहीं करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द चेंज। तो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भरोसा तभी आएगा जब आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करोगे जिस सिस्टम से पूरा जो तंत्र है वो तंत्र मजबूत होगा, उसके अंदर जरूरी बदलाव होंगे। इतनी इतनी डिले क्यों हो जाती है? ये सारी चीजें, कितने सारे जजमेंट इस तरह के पड़े हुए हैं, आपने चुन के एक दो उठा के उनसे उद्धार होने वाला नहीं है। यही कहने का मामला है इसके अंदर कि इसके लिए आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और इसके लिए नीचे एग्जीक्यूटिव ही उसको भी टाइट करना पड़ेगा। जैसे अब आ तो गए, बीएनएस भी आ गया बदल के, बीएसए भी आ गया, बीएनएसएस भी आ गया, कुछ प्रोविजंस उसमें चेंज हुए हैं, लेकिन जब तक मनोबल आपका पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, इन चीज़ों को लागू करने का, तब तक ये धरातल पर नहीं उतरेंगी। ये कहने का इनका मकसद है। तो इस आर्टिकल को अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है कि ये प्रहार है जुडिशरी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट पर ये आर्टिकल बहुत कुछ नहीं कह रहा है। इन्होंने तो, इनका मकसद इतना था कि 2019 के अंदर इन्हें कुछ सजेस्ट किया था, वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो जब तक हम इस तरह के कानून, इस तरह की व्यवस्था नीचे तक की जुडिशरी को थोड़ी सी एम्पावर नहीं करेंगे। आज होता क्या है, आज यदि किसी ने बेल ले ली तो शिकायत हो जाती है, नीचे वाले जज डरते हैं कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कह देगा, बेल ले ली कि इन्हें पैसे खा लिए। नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि ऐसे क्या है, इतने इतने दिन हो गए आप बेल क्यों नहीं दे रहे, आप एक्टिव बनो। तो उनकी तो बेचारों की मर हो गई दोनों तरफ से। तो यहाँ पर उस सिस्टम को, उस तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है ताकि न्याय व्यवस्था पर और लोगों का विश्वास बहाल हो, और उसका नतीजा ये होगा कि लोग कानून को फिर हाथ में नहीं लेंगे। आज 1 मिनट के अंदर यदि किसी बच्चे कोई मिस हैपनिंग होती है, पुलिस एनकाउंटर करती है तो जनता उसको जायज ठहराती है। सवाल ये उठता है कि जनता उसको जायज क्यों ठहरा रही है? एनकाउंटर कभी भी सही नहीं है, कुछ एक परिस्थिति में सही है, लेकिन जहां ये पता होता है कि जानबूझकर जनता आज बता देती है कि इसका क्या होने वाला है, इसका एनकाउंटर होगा। क्यों? क्योंकि सरकार को जनता का समर्थन चाहिए होता है, और जनता का समर्थन इन्हीं चीजों से मिलता है। लोग जब कानून को हाथ में लेना शुरू कर देते हैं, जनता या पब्लिक कानून को हाथ में लेना शुरू कर देती है, तो उसके नतीजे बुरे आते हैं। तो उसके लिए यदि सिस्टम मजबूत होगा, सिस्टम पर भरोसा होगा, तो कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, तो सारी चीजें व्यवस्थित चलेंगी। तो इसी चीज की रिक्वायरमेंट है।